शुरू अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाबरकत नाम अल हफीज के साथ जो खूब हिफाजत फरमाने वाला है मसाइल में, परेशानी में, तकलीफ में। अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है और मुझे कहते हैं मियां इमरान अरशद। नाज़रीन, हमने मुतअद्दिद प्रोग्राम्स ऐसे किए जिनमें हमने मसाइल दिखाए, परेशानियां दिखाई, वबाल दिखाए जो आम और गरीब इंसानों की जान के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे माफियाज को एक्सपोज किया, बहुत सारे ऐसे मसाइल बयान करने की कोशिश की जिन मसाइल की वजह से इस रियासत का पहिया सही अंदाज में नहीं चल पा रहा। लेकिन आज अगर बात की जाए वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब का शुमार पाकिस्तान के उन वज़ीर आज़म में होता है और खास तौर पे मेरे ख्याल से ये पहले वजीर आजम ऐसे होंगे जिन्होंने सबसे ज्यादा माफिया का रोना रोया है। इस वक्त हम जॉर्ज टाउन के इलाका क्यूब ब्लॉक में मौजूद हैं और आप मेरे इर्द गिर्द जो मलबा देख रहे हैं, ये कोई ऐसा आफत ज़दा इलाका नहीं है जहां पर दुश्मन ने हमला कर दिया और उसके बाद मिसाइल मारे और मिसाइल रॉकेट्स फेंकने के बाद इंसानी जानें चली गई, इमारात मलबों में तब्दील हो गई। नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इमरान खान साहब, ये वो मकाम है जहां दर हकीकत उन्हीं इदारों ने जिनके बारे में आप हमेशा बात किया करते थे कि इदारों को चलने नहीं दिया जाता, इदारों में माफियाज मौजूद हैं, इदारों को डीरेल कर देते हैं। जनाब वाला एक बार फिर एक माफिया जो है वो बरसरे पैकार आया है। आज तकरीबन 22 दिन हो गए हैं और ये खानदान अपने 3 माजूर बच्चों के साथ इस बोसीदा छतों के नीचे मौजूद हैं। इनके साथ हुआ क्या वो भी प्रोग्राम में आगे चल के दिखाएंगे, बताएंगे। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाहौर का इलाका जौहर टाउन और जौहर टाउन के वो इलाका जहां पर मंशा बम जैसा नाम बहुत मशहूर हुआ, जिसने मकबूलियत हासिल की अपनी बदनुमा तस्वीर की वजह से। मंशा बम का नाम हर जुबान पर आया, जुबान ज़दे आम हुआ अपनी खराफात की वजह से, अपने कब्जों की वजह से। लेकिन आज जिस कब्जा ग्रुप से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो मंशा बम नहीं है, ना ही वो कोई मिसाइल है, ना ही वो कोई रॉकेट है, ना ही वो कोई टैंक है। वो 3 माजूर बच्चे हैं जिनका काम जॉर्ज टाउन के प्लॉट्स पर, एलडीए के प्लॉट्स पर कब्जा करना है और कब्जा करने के बाद वो यहां पर तामीरात करते हैं। तामीरात करने के बाद वो 3 माजूर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ एलडीए की प्रॉपर्टी को हथिया लेते हैं और वहां पर रहना शुरू कर देते हैं। पूरी दुनिया में ऐसा कब्जा माफिया आपने नहीं देखा होगा जो आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा कि ये जो अल्फाज मैंने बोले हैं ये मौकफ मेरा नहीं है, ये कोई इंसानी मौकफ नहीं है, ये हैवानियत पर मबनी मौकफ है और ये मौकफ एलडीए का है। ये मौकफ लाहौर के एक मोतबर तरीन इदारे का है जिसका काम इस शहर को डेवलप करना है। कहने को ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी से ज्यादा लाहौर कब्जा माफिया अथॉरिटी है, जो खुद कब्जा माफिया को सपोर्ट करते हैं और उसके बाद कब्जा माफिया की मदद की जाती है कि किस तरीके से गरीब गुरबा को, मसाइल ज़दा लोगों को जो एक छोटी सी छत की बुनियाद रखना चाहते हो, उनको ऐंठते हैं, उनको लूटते हैं और फिर साला साल वो लूटने का निजाम चलता है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, आप इसके चारों तरफ में अगर मेरा कैमरा आपको पैन करके दिखाए तो यहां पर बहुत सारी ऐसी तामीरात हैं जो एलडीए के कागजों में यहां पर रहने वालों की जगह नहीं है, बल्कि वो सिर्फ एलडीए की प्रॉपर्टी है। लेकिन ये वाहिद घर ही एलडीए के जुल्म सितम का निशाना क्यों बना? उसकी वजूहात कुछ हैं और उन वजूहात को मुझसे ज्यादा आपको समझना चाहिए, एलडीए को जानना चाहिए कि ये माफिया के काम करने का तरीका है, ये माफिया का अंदाज है कि किस तरीके से गरीब गुरबा को, मसाइल ज़दा लोगों को घेरा जाता है, उनको छत की आस दिलाई जाती है, उनसे उनकी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी ऐंठी जाती है और उसके बाद यही लोग, ताकतवर लोगों को, जब इन प्लॉट्स की, इन जगहों की कीमतें बढ़ जाती हैं, यहां पर नए लोग गाहक बन जाते हैं, तो यहां से गरीब गुरबा को रफू चक्कर करने के लिए वजह यह है कि वो पैसे की आग से इनके मेदों को, इनकी खिदमत नहीं कर पाते, इनके मेदों को भर नहीं पाते। तो फिर जाहिर है अगर आपको आपके पेट में आग भरने के लिए एक ताकतवर इंसान होगा तो जाहिर है आपके पेट की भूख वो ज्यादा आग के साथ भरेगा और आपको ज्यादा तस्कीन हो सकेगी। ये बिजनेस है जी एलडीए का और ये मामलात हैं। हम अंदर चलेंगे जी और आपको उस आफत ज़दा फैमिली से मिलवाएंगे। आज तकरीबन 22 रोज गुजर चुके हैं
मेरे विंडो में चलने वाली फुटेज आप देख सकते हैं कि किस तरीके के साथ बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी कार्रवाई के, तमाम कानूनी तकाजों को बालाए ताक रखते हुए एलडीए और एलडीए की इंतजामिया यहां पर आई। वही फैमिली जिस फैमिली से कल तक वो नवाले लेकर खाया करते थे, उसी फैमिली के 3 माजूर बच्चों को चारपाई पर डालकर तपती धूप में गली में ला रखा गया और उसके बाद क्रेन लेकर चढ़ दौड़े और चंद ही लम्हों में पूरा घर मिसमार कर दिया। मैं एक चीज प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले यह बात कहूंगा कि हम भी कब्जा माफिया के मुखालिफ हैं, हम भी कब्जा ना होने के हक में हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये है कि ये तो रीत है, ये तो रवाज है, ये तो रवायात हैं इस रियासत में निजाम चलाने के लिए कि जो सरकारी मुलाजिम एक बार सरकारी मुलाजमत हासिल कर लेता है, मैं इससे अगला लफ्ज नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि फिर तकलीफ शायद ज्यादा बढ़ जाएगी। इस मुल्क की एक एक आंत को नोचना निचोड़ना इनका फर्ज मनसब भी है और अगर वो करने में नाकाम होंगे तो रिटायरमेंट के बाद शायद उनको शर्मिंदगी से सर झुकाना पड़ेगा कि वो लंबे नोट नहीं कमा सके, अपने पेट के साथ साथ अपने बच्चों के पेटों में आग नहीं भर सके। हम आज उस आग के मुकाबले में वो खानदान भी दिखाएंगे जो माजूरी काट रहा है, लेकिन यकीन माने अल्लाह की नजर में इंशाअल्लाह उल अजीज वो ज्यादा मोतबर होगा। होता क्या है कि एक फैमिली जिसको झांसा दिया जाता है प्रॉपर्टी डीलर्स को साथ मिला के कि आप कब तक किराए के घरों में धक्के खाएंगे, आपको अपने घर की जरूरत है। फैमिली कहती है जी पैसे नहीं है, एक गरीब फैमिली कैसे अफोर्ड कर सकती है। बाप पर्दे सीता है, माँ कपड़े सिलाई करके अपना घर चलाती है, 3 माजूर बच्चे घर में मौजूद है और चौथा बच्चा माँ के साथ उन 3 माजूर बच्चों की खिदमत करने पर मामूर होता है। ये कुल फैमिली है। प्रॉपर्टी डीलर्स झांसा देते हैं कि 1 लाख रुपया दें, 1 लाख रुपए के एवज हम आपको एक बेहतरीन घर में एंटर करा देंगे। घर दिखाया जाता है, फैमिली जाहिर है इंसान है, वो भी फिसल गए, इस घर में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद 5 लाख रुपया लिया जाता है और 5 लाख रुपया लेकर यानी टोटल 6 लाख रुपया लेने के बाद उनको ये बता दिया जाता है कि एलडीए में जब आग लगी थी बिल्डिंग में तो फाइल इस मकान की उसमें जल गई थी, अब नई फाइल बन रही है, आपको तमाम चीजें दिलवा देते हैं। यहां पर माफिया की जानिब से बिजली का मीटर लगवा के दिया जाता है, यहां पर माफिया की जानिब से गैस का मीटर लगवा के दिया जाता है, यहां माफिया की जानिब से पानी का मीटर लगवा के दिया जाता है। और ये सब कुछ कैसे लग जाते हैं, यानी कि इस तमाम तर मामलात में सिर्फ माफिया अकेला नहीं है, एलडीए साथ है, वासा साथ है, लेस्को साथ है और बाकी तमाम इदारे जो इस जिम्न में काम करने के मजाज हैं वो मिलके माफिया के खिदमत में सर झुकाए खड़े होते हैं। अंदर चलते हैं जी, फैमिली से बात करते हैं। पूरा घर मिसमार हो गया और ये आधी 2 कमरों की छतें जो हैं वो बची हैं और इन्हीं छतों में पनाह लिए हुए हैं। ये पूरी फैमिली यहाँ पर मौजूद है। वालिद इनके ज़ाहिर है यहाँ पर मौजूद नहीं है क्योंकि उनको अपने काम के लिए जाना था, सिलाई का काम है। एक दिन काम नहीं करेंगे तो शाम को घर में खाना नहीं बना सकेंगे, एक दिन काम नहीं करेंगे तो अपने इन बीमार बच्चों के लिए अद्वियात का बंदोबस्त नहीं कर सकेंगे। यानी ये वो फैमिलीज हुआ करती हैं इमरान खान साहब जिनका रोना आप रोया करते हैं कि अगर लॉकडाउन हो गया तो मेरा गरीब आदमी मर जाएगा। आपकी बात जायज है, आपकी बात में कोई शक नहीं है, लेकिन अगर माफिया जूझ गया, माफिया किसी की जान अजाब में बना गया, माफिया उसको तबाह बर्बाद कर गया तो वो घर, वो माजूर बच्चे, वो खानदान कहां पर जाएंगे? क्या उनको इस चीज के हवाले से आपको दोबारा से बताना पड़ेगा कि वजीर आजम इमरान खान नहीं है, वजीर आजम कोई और है? वजीर आजम तो बहरहाल इमरान खान है और इसकी तमाम तर दर्द भी इमरान खान को ही करनी चाहिए, उठानी चाहिए। यहां पर जी आप देख सकते हैं 2 बच्चे मौजूद हैं इंतहाई तकलीफ के साथ, इनको ऑन स्क्रीन दिखा रहा हूं। उमर साहब है जी, इनके साथ दूसरा बच्चा उसामा है और उसामा के साथ हमारी प्यारी ननी बेटी मरियम मौजूद है। ये तीनों बच्चे जिस दिन एलडीए का जत्था यहां पर हमलावर होता है, मैं इसको प्रॉपरली हमलावर का वर्ड इस्तेमाल करूंगा, उसकी वजह यह है क्योंकि एलडीए के काम के मुख्तलिफ कवानीन हुआ करते हैं। कोई कानून एलडीए को इजाजत नहीं देता कि जनाब आप
रात को सोए सुबह उठे, मुंह पर पानी का छींटा मारे, अंगड़ाई ले और किसी गरीब के घर में इस्तेमाल करने के लिए चल पड़े। हाउ इज इट पॉसिबल? ये रियासत है, यहाँ एक कानून है, यह मुल्क एक निजाम के तहत चला करता है, लेकिन इस मुल्क को चलाने में और खासतौर पर इस लाहौर को चलाने में जो एलडीए का किरदार है वो इंतहाई शर्मनाक है, अफसोसनाक है। एक मस्ख चेहरा है एलडीए का। आज वो मस्ख चेहरा दिखाएंगे। उनकी वालदा भी साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे कि मामलात हुए क्या, घर कैसे खरीदा गया और उसके बाद इनको किस तरीके से एलडीए की मुआवनत के साथ इनके मुताबिक चूना लगाया गया। जिसने हमें पहचान दी, हमारे वेलकम बैक नाज़रीन। टीम लाहौर पूछता है आज बात कर रही है, बल्कि मौजूद है एक ऐसी फैमिली के साथ जिनको जुल्म सितम का निशाना बनाया गया है, और निशाना बनाने वाले कोई दुश्मन नहीं है, कोई और नहीं है, बल्कि ये अपनों में से पैदा होने वाले दुश्मन हैं, यानी मेरे अपने सरकारी इदारे जो कि मुआविन हैं, मददगार हैं, सपोर्टर्स हैं खुद माफियाज के, उन माफियाज के जिनका रोना वजीर आजम इमरान खान रोया करते हैं। मैं कतई तौर पर यह बात कहने की गुस्ताखी नहीं कर सकता कि इन्हीं माफियाज का रोना मेरे सियासतदान रोते हैं, नहीं, क्योंकि सियासतदानों की एक बड़ी तादाद इनकी सपोर्टर्स हैं, उनके रूहें रवा हैं, लेकिन वजीर आजम इमरान खान जरूर अपनी तकलीफ का, अपनी प्रॉब्लम्स का, अपने मसाइल का जिक्र करते रहते हैं। तो वजीर आजम साहब, आज का प्रोग्राम आपके नाम। समझिएगा, सुनिएगा कि इस वक्त विंडो में जो 3 बच्चे मौजूद हैं, जिस घर को मिसमार किया जा रहा है और चारपाई पर डालकर बच्चों को तपती धूप में रखा जा रहा है, इसके पीछे असल कहानी क्या है? इस खानदान को, इस कबीले को बर्बाद किसने किया है? इनको चूना किसने लगाया है? और वो कौन सा शख्स है जो इस तमाम तर माफिया को सरकारी महकमों में बैठकर ऑपरेट करता है? तब्दीली ज़दा रियासत मदीना में 3 माजूर बच्चों की माँ सुरैया कौसर साहिबा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। माँ जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, और बहुत तकलीफ भी, दुख भी, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी फरमाए कि आप बदकिस्मती के साथ इस माफिया के झांसे में आए, आपने घर खोया, मसाइल देखे, तकालीफ देखी, आपकी चादर चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। हम बहैसियत कौम इस पर शर्मिंदा भी हैं और इस पर माफ़ी भी चाहते हैं। मसला क्या हुआ, सबसे पहले हम एक तरतीब में बात करेंगे, ताकि अगर कोई जालिम इस पर जुल्म को कम करना चाहता है, इस तकलीफ पर मरहम रखना चाहता है, तो उसके लिए आसानी का मामला हो सके, ताकि उसको कोई बात समझ आ सके। बिलखसूस वज़ीर आज़म इमरान खान, जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी हैं, उनको ये बात समझ आए कि इस लाहौर में उनकी गवर्नेंस में हो क्या रहा है। रहनुमाई फरमाइएगा कि ये घर आपने खरीदा कैसे था? घर मैंने टाउनशिप में मैं रहती थी, एक औरत के पास मैं घर किराए के लिए ढूंढने के लिए निकली थी तो उन्होंने मुझे कुछ चंद घर किराए के लिए दिखाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने हमें इसी बात का झांसा दिया कि हमारे पास एक प्लॉट और घर पड़ा हुआ है, आप लोग कब तक इसी तरह धक्के खाते रहेंगे किराए के मकानों में। ये था खुर्रम भट्ट, उसकी मिसेज थी फरजाना भट्ट। उन्होंने कहा कि ये कम कीमत में हम आपको ये प्लाट दे देंगे और आप ये बच्चों को लेके बैठ जाना और पैसे हमें आहिस्ता आहिस्ता आप लोग देते रहिएगा। ठीक है। और हमने उन्होंने हमें ये जगह दिखाई। उसके 1 हफ्ते के बाद उन्होंने हमें काम करना शुरू कर दिया, लेकिन उसमें हमने सबसे पहले उनको 1 लाख रुपए घर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने या आपने? हमने। वो भी साथ आते थे और हम भी आते थे। मेरे मियां घर बना कौन रहा था? घर वो आसिम आता था साथ, उसको पैसे दिए थे ना। आसिम का पूरा नाम क्या है? सैयद आसिम अजाज। प्रॉपर्टी डीलर है? हाँ जी, डीलर है वो, कब्जा ग्रुप है।
माफिया है, एक बहुत बड़ा आपको इस माफिया। चीज का पहले पता था कि वो नहीं कब्जा पता था, ग्रुप ये है? तो अब पता चल रहा है, ये मोहल्ले से पता चल रहा है, लोगों से पता चल रहा है कि वो ऐसा इंसान है, ये सारे लोग ऐसे हैं। अच्छा जी, हाँ जी। फिर क्या हुआ? ये घर आपने बनाना शुरू ये घर बनाना शुरू कर दिया। हमने कहा हमारे पास पैसे नहीं, उन्होंने कहा कि आप कम कम थोड़े जैसे आपके पास पैसे आते रहे वो देते रहना और आप बच्चों को लेके बैठ जाइएगा। और इस तरह हमने सबसे पहले उनको 1 लाख रुपया दिया ठीक है। और 1 लाख के बाद फिर हमने 2 लाख दिया। इसी तरह 7.5 लाख जब चला गया तो उन्होंने हमें कब्जा दे दिया और हमें ठीक इधर है। शिफ्ट कर दिया उन्होंने। उससे और पहले यहाँ शिफ्ट नहीं हुए थे। ठीक है। शिफ्ट नहीं हुए थे और 7.5 लाख रुपए देने के बाद उन्होंने हमें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और उन्होंने एक हमें रसीद सी बना के दे दी, आरजी ठीक है। सी। तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे बैठ जाएं, कोई आपको तंग नहीं करे। समाजी रहनुमाई फरमाइएगा कि आप इस घर के हवाले से जब मसाइल में जूझ रहे थे तो आपने पहले भी बताया कि एलडीए के लोग आया करते थे, आपके इन माजूर बच्चों की वीडियोस बना के ले जाते जी, थे। जी। उन वीडियोस को बनाने का क्या मकसद था, क्या करना चाहते थे? वो वीडियोस बना के कह रहे थे कि ये वीडियोस हम वहाँ पे अपने अफसरों को दिखा रहे हैं कि ये बच्चे इनके घर के ऐसे हैं तो ये घर है जौन सा इनके नाम करवाया जाए। अच्छा, हाँ जी। कि ये हम कौन अफसर- कौन था? इसमें ये एक उमर था, शहजाद नाम का लड़का था और एक रफीक गुज्जर था। यानी ये तीनों लोग जो हैं, हाँ ये जी। जिस वक्त घर गिराया गया जी, वो जी। यहाँ मौजूद खुद थे। जब ये घर मेरा गिराने आई हैं तो रफीक गुज्जर साथ थे और उमर भी साथ था। और उन्होंने जब मैंने इससे बात की रफीक गुजर से कहा, मैंने कहा भाईजान आप तो ये बात नहीं कर सकते, ये क्या कर रहे हैं? तो वो उन्होंने सर नीचे करके साइड पे हो गए हैं। अच्छा रफीक जी। गुजर यहाँ पर घर गिराने के लिए जो आए उन जालिमों का लीडर कौन था? डायरेक्टर साहब थे? डायरेक्टर साहब थे। डायरेक्टर साहब से आपकी क्या बात हुई? आपने उन्होंने स्टे मुझसे- दिखाया? मैंने कागज दिखाने की कोशिश की, उन्होंने बात ही नहीं सुनी। हमें घसीटते हुए बाहर ले गए, अंदर ही नहीं आने दिया बच्चों का कि आप बीबी चले बाहर चले। मोहल्ले वालों ने भी आके हाथ बांधे हैं, एक बुजुर्ग थे उन्होंने हाथ बांधे हैं कि बच्चे तो देखें आप, इनके हाल पे रहम करें। उन्होंने साइड मार के और उसको साइड पे कर दिया और सब पूरे मोहल्ले वाले ने इनसे कहा है कि यार देखे कोई सुने तो सही, बात तो सुने, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। मेरा मियाँ कह रहे थे कि मैंने घर नहीं गिराने देना, अपने छत नहीं गिरी, मैंने खरीद के बैठा हुआ हूँ, मैंने पैसे लगाए हैं। आप किन लोगों के कहने पे एलडीए कब्जा ग्रुप के साथ मिलके भारी रकम वसूल करके मेरा घर गिराने आए हैं? इनके पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 4 साल से यही कर रहे हैं। हमने 4 नोटिस भेजे हैं साथ, उनमें से किसी आपने एक नोटिस भेजे एलडीए को? एलडीए मेरे वकील ने नोटिस भेजे एलडीए को किस चीज के? कि आपके पास इसकी फाइल, ये जो कागज हैं आप लेके पेश हों। अच्छा जी। लेकिन 7 नोटिस के बावजूद एलडीए कोर्ट में नहीं हुआ। ठीक हो गया, कोर्ट यानी में कि नहीं एक गया। सबजुडिस हाँ जी। मामला था, अदालत में मामला हाँ था जी, अदालत और में चल रहा अदालत था। में होने वाले मामले के बावजूद उस पर स्टे भी था, स्टे भी था, बगैर अदालती अहकामात हाँ के जी। उन्होंने धावा बोला। धावा बोल दिया है आके। लेकिन उन्होंने हमारी बात ही नहीं सुनी, उल्टा हमें बच्चों से, हमसायों से कह रहे हैं कि उठा के इनको अंदर ले जाएं। अच्छा वो जी। डायरेक्टर था ना, डायरेक्टर कह रहा है कि आप उठा के बच्चों को घर ले जाएं। मैंने कहा कि इनका घर तो आप छीन रहे हैं, तो हमसाए उठा के क्यों ले जाएं? कहता बीबी आप इनको उठाएं और इस घर में डाल लें। मैंने कहा नहीं, किसी भी घर में, किसी भी घर में, ये सामने वाले घर का उन्होंने कहा कि ये सामने वाले घर में यहाँ इनको लटा दे। माजी रहनुमाई फरमाइएगा कि घर आप यहाँ शिफ्ट हो गए, यहाँ बिजली का मीटर कैसे लगा, यहाँ पर गैस का मीटर कैसे लगा, यहाँ पानी का मीटर कैसे लगा, अगर ये कब्जे की जगह थी तो? पानी का कनेक्शन था लेकिन हमने 6,500 रुपया सैयद आसम ने हमसे लिया और मेरे मियाँ के नाम पे उन्होंने कनेक्शन करवाया। प्रॉपर्टी डीलर ने? हाँ जी, प्रॉपर्टी डीलर जिससे हमने खरीदा था, उसने हमसे पैसे लेके ये कनेक्शन मेरे मियाँ के नाम करवाया। और बिजली का बिल उसका मीटर पहले लगा हुआ था आशिक हुसैन के नाम से। अच्छा जी। हाँ जी, उसी प्रॉपर्टी डीलर ने? हाँ जी, उसी प्रॉपर्टी डीलर ने। ठीक और है। गैस के मीटर की एप्लीकेशन आसम ने दी है, हमसे पैसे लेके गए 2500 रुपया, ठीक उसने है। एप्लीकेशन दी है, लगवाया है, किया है, उसमें हमारा 50,000 रुपए का खर्चा आया है, जो उसकी फीसें वगैरह ये वो हमने अदा की हैं। ठीक और है। वो लेके जाता रहा है, उसने हमें लगवा के दिया है। ठीक हो गया। यानी कि माफिया इतना ताकतवर हुआ करता है, जो कब्जा माफिया है, जी, कि वो जी। कुछ भी कर लेता कुछ है। भी कर सरकारी लेता है। जगह पर घर भी बना लेता है, घर बना लेता बनाकर मासूम लोगों को घेर के उनको बेच भी लेता है। बेचने के बाद वहां पर पावर सप्लाई भी लगवा लेता है, पानी का मीटर भी लगवा लेता है, गैस भी लगवा देता है, क्योंकि भुगतना बाद में उन्होंने। जी, जी। क्योंकि उनके गले कुछ नहीं है सिवाय आपके अजाब के। अच्छा,
جب آپ یہاں پر شفٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ایل ڈی اے کی جانب سے آپ کو خطرات کا کب پتہ چلنا شروع ہوا؟ کب آپ کو یہ پتہ چلا کہ یہ جگہ قبضے کی ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلا اس کے نا تقریباً 1 سال کے بعد. ہم نے نا آگے کچن نہیں تھا, دھوپ میں کھانا وغیرہ نہیں بن سکتا تھا, تو ہم نے کچن ان سے کہا تو وہ کہتے کچن بنا لیں آپ. سید آسم نے ہمیں کہا اور خرم بٹ نے کہ آگے برآمدہ اور کچن بنا لیں. ہم نے کچن برآمدہ بنا لیا ہے. جب چھت پہ بات آئی تو وہ کہتے ہیں صبر کر لیں, ابھی تک وہ ایل ڈی اے والے ہمیں کہہ رہے ہیں رک جائیں, جیسے وہ ان سے ہمیں اجازت ملے گی ہم آپ کو چھت کا پھر کہیں گے. اور ایک دن انہوں نے ہمیں کال کر کے کہا ہے اس کی مسز نے کہ آپ چھت ڈال لیں. اور ہم نے چھت ڈال لی ہے. چھت ڈالنی 1 مہینے بعد وہ لیڈیز مجھ سے پوچھتی رہی سڑیا آپ کا گھر صحیح ہے, آپ کا گھر صحیح ہے. ہمیں کیا پتا کہ اس کا کیا مقصد ہے. گھر بننے کے 1 منتھ کے بعد ایل ڈی اے آیا ہے اور اس وقت بھی سارا یہ آگے کا حصہ تھا وہ گرا کے چلا گیا اور پچھلے کمرے اسی طرح. اس وقت ہمیں یہ پتا چلا ہے پہلے بھی انہوں نے گرایا. ہاں جی, یہ برآمدہ وغیرہ اور کچن. پھر ہمیں پتا چلا ہے کہ یہ تو ایل ڈی اے کا مسئلہ ہے کہ اس وجہ سے یہی سمجھ رہے تھے کہ ہم باقی پیسے دیں گے تو پھر ہمارے نام ہاں ہو جی. جائے گا. اور کتنا پیسہ اب تک دے چکے ہیں؟ اس وقت تک ہمیں انہیں 12.25 لاکھ روپے دے چکے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ناظرین یہ سچویشن ہے کہ 12.25 لاکھ روپیہ جا چکا ہوا ہے. اس وقت ایک خاتون موجود ہے, ان کا نام شازیہ ہاشمی ہے, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ہیومن رائٹس کے حوالے سے کام بھی کرتی ہیں. چونکہ اس فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ یہاں پر موجود ہیں اور بقول ان کی ایک جہد ہے, ان کی ایک کوشش ہے کہ ان معذور بچوں کی لیگل بیٹل کو وہ فائٹ کریں. اور چونکہ یہ لوگ پہلے مافیا کے چنگل میں پھنس چکے تھے, ان کے پاس مزید ان کی نوسر بازیوں کو فیس کرنے کے مسلز موجود نہیں ہیں, تو شی از دا لیڈی جو ان کی لیگل بیٹل کو لے کر چلیں گی, تمام معاملات کو دیکھ رہی ہیں, ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے. میڈم تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم. پرابلم کیا ہوا, آپ نے کیا دیکھا, کس طریقے سے آپ نے اس کیس کو سمجھا سارا؟ دیکھیے نمبر 1 بات یہ کہ میں تو یہ کہوں گی اگر قرآن پاک کی سٹڈی کریں, القرآن ریاست کی آل ذمہ داریاں ان حکمرانوں کے اوپر آتی ہیں اور ان اداروں کے سربراہوں کے اوپر آتی ہے. بات یہ ہے قبضہ مافیا کی بات کی جاتی ہے لیکن قبضہ مافیا کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالا جاتا. ہمارے معاشرے میں 70 سال سے یہی چلا آ رہا ہے کہ بعض سا لوگ جو ہیں وہ گرفت میں نہیں آتے, لیکن غریب, پھیری والا اور معذور, لاچار, بے بس لوگوں کے ساتھ ہمیشہ ظلم کیا جا رہا ہے. اور اس ظلم کی آواز ہمارے پاکستان میں بہت کم لوگ بنتے ہیں, لیکن جب وہ بنتے ہیں تو اس آواز کو یہ مافیا دبا دیتا ہے. لیکن اس کے اندر ہمارے ادارے اور ہمارے قانون کے رکھوالی, میں کہتی ہوں ان کو اتنا کمزور نہیں پڑنا چاہیے کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے. ہمیں صرف اللہ سے ڈرنا چاہیے, ان سب کی عزت رسپیکٹ کریں. اگر یہ ہمارے معاشرے میں بہتری کا سبب کر رہے ہیں اور اگر یہ ہمارے معاشرے میں بہتری کا سبب نہیں کر رہے یہ ادارے, تو ان کو بھی عبرت بنا دینا چاہیے. یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی خان صاحب, حکومت آپ کی ہے, مافیا سے اگر آپ ڈر گئے تو یہ ملک سنور نہیں سکتا. آپ کو مافیا سے ڈرنے کے بجائے اس کی مکمل انکوائری تفتیش کر کے, اور وہ یہ نہیں کہ آپ یک طرفہ کاروائی کریں, دونوں طرف کی کاروائی کر کے اس کا فیصلہ اچھے طریقے سے کیا جائے. اور عثمان بزدار صاحب آپ کو تو 22 دن میں اب تک یہاں پر ان بچوں کے پاس موجود ہونا چاہیے تھا. آپ وی سی کو تو کال کر رہی ہیں, آپ ڈی جی کو تو کال کر رہی ہیں, لیکن آپ ابھی تک ان معصوم بچوں کی طرف نہیں آئے. بہرحال جی یہ تمام سچویشن ہے اور یہ فریادی کی فریاد ہے, سائل کا سوال ہے, اور تبدیلی کے نظام میں یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. وزیر اعظم عمران خان صاحب, ان کے عزیز, ان کے محبوب عثمان بزدار صاحب کی موجودگی میں تمام کچھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ پناہ کا معاملہ عطا فرمائے اور ان تمام ذمہ داران کو اقتدار میں رہتے رہتے عام آدمی کی حقیقی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عمران صاحب ایک چیز یاد رکھیے گا کہ یہ معذور بچے آج سڑکوں پہ ہیں, ان کے پاس گھر نہیں ہے. خدا را اس چیز کو دیکھیں اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ہم آپ کو ان مافیاز کو آپ کے سامنے کھول کے رکھ رہے ہیں. اگر آپ خود اب بھی نہ سمجھنا چاہیں تو یقین مانیں پردہ پڑا پائیں. اس پردے کو ہٹانے کی کوشش کریں, اس دھول کو جھاڑنے کی کوشش کریں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کے حکمرانوں میں اور آپ میں فرق ہونا چاہیے, اور اگر یہ فرق مٹ گیا تو آپ اور وہ ایک منصب کے برابر ہیں, ایک کردار کے لوگ ہوں گے, ایک نظام کے 2 مختلف چہرے ہوں گے.
जिस ने हमें पहचान दी, हमारे जज्बों को जान दी, उसी जान से प्यारे पाकिस्तान की वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है बात करने की कोशिश करी है कैसे दिलखराश वाक़े के हवाले से जो पेश आया है तख्ते लाहौर में उस्मान बुज़दार साहब की नाक के एन नीचे। हमारे साथ इस वक्त सप्तैन रजा कुरैशी साहब मौजूद हैं, DEM 1 है इस टाइम पे, नौमान खान साहब की रिप्लेसमेंट पर यहाँ पर मौजूद हैं। सर थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड टाइम। एक बहुत शर्मनाक वाक़या, LDA के माथे का कलंक, इसको मैं तो इस तरीके से ताबीर करूंगा और अगर बुरा लगे तो माजरत भी कर लूंगा। वाकया क्या हुआ? ये बेसिकली इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इसमें क्लैरिटी की ज़रूरत है। एक चीज़ जो है वो क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है कि ये जो प्लॉट है, दिस प्लॉट बिलोंग्स टू LDA। ठीक है, ये LDA की प्रॉपर्टी थी। 3 साल पहले यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल और एक कमरा तैयार हुआ और 2017 में, और डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट मैनेजमेंट 1 की टीम ने विजिट किया और ये बाउंड्री वॉल गिराई। ठीक है, आफ्टर दैट यहाँ पे फिर दोबारा से कंस्ट्रक्शन हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस 3 साल के गैप में दोबारा वहाँ पे विजिट नहीं हो सका और ना ही कोई ऑपरेशन कंडक्ट हुआ। अच्छा, जब आपने 2017 में ये बाउंड्री वॉल गिराई तो इसका कस्टोडियन कौन था? आसिम एजाज था? उस वक्त भी ये अंडर कंस्ट्रक्शन थी बिल्डिंग, सिर्फ एक आसिम एजाज वाज द पर्सन, प्रॉपर्टी डीलर। ये एक कमरा सिर्फ यहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ था, सिंगल बेडरूम और एक बाउंड्री वॉल थी। तो ये उन्होंने जाके बाउंड्री वॉल को गिराया और उसके बाद दोबारा ऑपरेशन नहीं हो सका। ये 2017 गुजर गया, 2018 गुजर गया, 19 गुजर गया और ऑलमोस्ट 20 भी गुजर गया। ये 4 साल तकरीबन बन रहे हैं। सर इन 4 सालों में आपने कब्जा माफिया को पॉइंट आउट भी किया, आपकी LDA डिपार्टमेंट ने, जब मैं आप कह रहा हूं तो उसका मुराद LDA, आपने 4 दीवारी भी गिराई, फ्रंट वॉल गिराई। आपके नोटिस में था कि इस प्लॉट पर कब्जा हो रहा है। प्रॉपर्टी डीलर आसिम एजाज नाम का, उसने दोबारा से उस प्रॉपर्टी को बनाया। 4 साल हमने इंतजार किया कि कोई गरीब आदमी लुटे, अपनी जिंदगी की जमा पूंजी उस प्रॉपर्टी डीलर के हाथों में दे। LDA के मुलाजमीन जो कि मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ नामों के साथ और आपके नोटिस में हैं, हमने भी अपने प्रोग्राम में दिखाए, कहेंगे तो हम उनको दोबारा से भी दिखा देंगे। वो आपके LDA के मुलाजमीन वहां से जाके पैसे भी लेते रहे, अपने पेट को आग से भी भरते रहे। अब LDA अचानक से नौमान खान साहब उठते हैं और जाकर उन माजूर फैमिलीज की छत छीन। ये डेफिनेटली अनफॉर्चुनेट है और LDA के पार्ट पे डेफिनेटली इसमें जो है वो नेग्लिजेंस भी हुई है। और ये जो कल्प्रिट्स होते हैं वो आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी नहीं जो इनसे पाक हो। समझना ये चाहूंगा कि ये जिस क्यूब ब्लॉक में ये प्रॉपर्टी थी जहां पर आपने माजूर बच्चों का घर डिमोलिश किया, इसके दाएं बाएं बिल्कुल इसके सामने माथे पर कितने घर हैं? आपने कोई इस पे रिसर्च की है? कितने, क्या सैकड़ों घर ऐसे नहीं हैं जो इलीगल हैं? इसमें हमने प्रॉपर अपनी सर्वे कंडक्ट किया है और हमने 3 पॉइंट्स जो हैं वो लोकेट किए हैं। सिर्फ 3 पॉइंट? जी, बाकी सारे प्लॉट्स जो हैं वो एलोकेटेड हैं और उसका पोजेशन भी डिलीवर हुआ है और वो प्राइवेट एंटिटीज के पास है। उन 3 घरों को गिराया गया? जी, वो मैं गुजारिश करता हूँ, इसी एक माजूरों के घर को गिराना मैं गुजारिश करता हूँ। उसमें हम लोग जो है वो थ्रू प्रॉपर चैनल हम प्रोसीड कर रहे हैं। एक जो काम गलत हुआ है उसको ठीक करने के लिए हम कोई गलत रास्ता नहीं अपनाना चाहते, फिर से वो गलती नहीं करना चाहते। सर मैं समझना ये चाहूंगा कि माजूर बच्चों के घर के हवाले से हमारे पास थ्रू प्रॉपर चैनल नहीं था। जी डेफिनेटली जी, लेकिन यहाँ पर बाकी जो हैं वहां पर 4 मंजिला बिल्डिंग्स खड़ी हैं, आप बिल्कुल सही, तो वैसे ही इलीगल है। वो आप सही फरमा रहे हैं। इसमें हम इस चीज को प्रॉपर इंटेरोगेट कर रहे हैं और सिर्फ एक कल्प्रिट नहीं, हम इंशाल्लाह ताला इसी चीज को बेस बना के पूरे माफिया को अनअर्थ करेंगे और ये हमारी कमिटमेंट है। चीफ मिनिस्टर साहब का भी विजन है, डायरेक्टर जनरल LDA का भी विजन है, वाइस चेयरमैन LDA का भी विजन है और इस विजन को पूरा इंशाल्लाह ताला किया जाएगा और इसके ऊपर जीरो टॉलरेंस शो की जाएगी। मेरी इस प्रोग्राम के तवज्जुह से आपसे ये पूरी कमिटमेंट है कि इस चीज को बिल्कुल भी अनअटेंडेड नहीं छोड़ा जाएगा, वो चाहे 4 मंजिला घर हो चाहे 5 मंजिला घर हो। अगर वो गलत है और अगर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है, वो थ्रू प्रॉपर चैनल वाला अगला ऑपरेशन आपका कब होने जा रहा है? वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के करम से उसमें प्रॉपर नोटिसेस हम इशू करेंगे और नोटिसेस इशू करने के बाद उनकी हियरिंग भी करेंगे, प्रॉपर उनकी डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेंगे, यानी इन्वेस्टिगेशन होगी। बिल्कुल भी नहीं,
یہ سمری ٹرائل ہے. اس میں انشاءاللہ تعالیٰ میں نے نوٹسز ایشو کر دی ہیں. فرائیڈے کو ان کی ہیئرنگ ہے. ان کی ہیئرنگ کر کے میں ان کے ڈاکیومنٹس چیک کرنا چاہتا ہوں. میں دوبارہ سے کوئی اس طرح کا ایکٹ نہیں کرنا چاہتا جس سے پھر سے ڈپارٹمنٹ کو کسی قسم کی 22 دن گزر گئے سر اس پراپرٹی کو ڈیمالش کیے, اور وہ معذور بچے جو ہیں آج بھی ایک خستہ حال بنیادوں والے گھر کی چھت میں موجود ہیں. They don't have even washroom this time. ان کے پاس کوئی اپنی بیسک لیونگ نیڈز کو پورا کرنے کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے, کوئی بندوبست نہیں ہے. ایل ڈی اے نے اب تک ان کو کس طریقے سے ایڈریس کیا؟ کیا ایل ڈی اے انتظار کر رہا ہے کہ کہانی پرانی ہو جائے اور اس کے بعد؟ بالکل بھی نہیں, بالکل بھی نہیں. یہ میری آپ کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم اس چیز کو بالکل بھی ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑیں گے اور اس کو پایہ تکمیل تک پہنچا کے رہیں گے. ہم اس چیز کو پراپرلی انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. جو بھی اس میں کلپریٹ ہوگا اس کو پینلائز ضرور کیا جائے گا. ہماری بونافائڈی آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ایل ڈی اے نے خود ایف آئی آر لانچ کروائی ہے اس کلپریٹ کے خلاف, عاصم اجاز کے خلاف. کیا وہ قانون کی شکنجے میں آ سکا؟ انشاءاللہ تعالی یہ کل تک ایف آئی آر کی کاپی بھی آپ کو مل جائے گی. ابھی ایف آئی آر یعنی نہیں ہوئی, درخواست سبمٹ ہو گئی ہے, ایس پی صاحب نے اس کو ڈاؤن مارک بھی کر دیا ہے, اور انشاءاللہ تعالی کل تک وہ ایف آئی آر کی کاپی ہمیں مل جائے گی جو ہم آپ کے ساتھ بھی شیئر کریں گے. اور پولیس کے ساتھ لائزون 24/7 ہوگا ہمارا, اور ہماری جتنی بھی ہماری کنٹریبیوشن کوآپریشن ریکوائرڈ ہوگا وہ ہم پولیس کو دیں گے, اور یہ پوری کوشش کریں گے کہ اس بندے کو جتنی جلدی ہو سکے اس کو اریسٹ بھی کروایا جائے. ہمارا جو پرائم آبجیکٹو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو ان کے ساتھ فراڈ ہوا ہے, جو ان کے پیسے لگے ہیں, اگر اس گھر کی کنسٹرکشن میں بھی ان کے پیسے لگے ہیں تو وہ پیسے بھی ریٹرن کروائے جائیں. 5 سے 6 نام ہیں مختلف ایل ڈی اے کے ملازمین کے, ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا جو پیسے لے کر آتے رہے؟ ہم لوگ اس سارے میٹر کو جو ایک پورا مافیا سال ہر سال سے اس آرگنائزیشن میں ایگزسٹ کر رہا ہے اس کے خلاف ہم نے میس انویسٹیگیشن جو ہے وہ لانچ کر دی. اسپیسیفک کیس میں جو لوگ وہاں سے پیسے لے کر آتے رہے ہیں ان کے ساتھ اب تک کیا سلوک کیا گیا؟ میری گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ ان پراپر جو ٹرائل کر رہے ہیں, ہم جو پراپر انکوائری کر رہے ہیں ود ان اے فورٹ نائٹ. یہ آپ کو یاد بھی ہے کہ وہ ملازمین کے نام میں میرے نالج میں تمام ڈیٹیلز ہیں, لیکن یہ کیونکہ یہ کانفیڈینشیل میٹر ہے ڈپارٹمنٹ کا, میں یہ کانفیڈینشیل میٹر سر کیسا؟ اگر بچے چارپائی پہ ڈال کے میں گزارش کرتا ہوں, اس میں کانفیڈینشیل نہیں میں اس میں گزارش کرتا ہوں. ایل ڈی اے کے ملازمین منہ پر نقاب باندھ کے پیسے لے کے آتے ہیں, جعلی ڈاکومنٹس دے کے آتے ہیں, اور اس کے بعد میری اس میں سبمیشن یہ ہے کہ جب کوئی انکوائری ہو رہی ہوتی ہے اور ایک سینئر ڈی ایم جی آفیسر اس کو انکوائر کر رہا ہے اور یہ میٹر انڈر انویسٹیگیشن ہے, جب تک وہ انکوائری کمپلیٹ نہیں ہوتی ڈیٹیلز کو اس طریقے سے ڈسکس کرنا وہ ان معذور بچوں کے کیس کے لیے ہارمفل ہو سکتا ہے. میں نہیں, آئی ایم 200% شیور, میں ان کو مزید کسی پرابلم میں نہیں ڈالنا چاہتا. وہ ساری چیزیں ڈیٹیل آپ کے ساتھ ڈسکس کر کے انکوائری ہماری چل رہی ہے, ود ان اے فورٹ نائٹ وہ انکوائری کمپلیٹ ہوگی, اور وہ میری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ وہ انکوائری جو رپورٹ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے گی, پولیس کے ساتھ شیئر کی جائے گی تاکہ اس کا کوئی نتیجہ نکلے. کتنے ٹائم میں آلموسٹ کتنا ٹائم ہماری انشاءاللہ تعالیٰ پوری نہیں بالکل بھی نہیں, ہماری انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش ہے. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ہاؤسنگ اس انکوائری کو کنڈکٹ کر رہے ہیں, ہی از اے سینئر آفیسر, اور وہ اس انکوائری کو اسٹیٹمنٹس بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, ساری چیزوں کو وہ لوپ میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے پوری امید ہے کہ ود ان اے فورٹ نائٹ یہ انکوائری جو ہے یہ کمپلیٹ. جب فورٹ نائٹ کیا جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ابھی پکا پتہ نہیں. میری یہ الحمدللہ اللہ کے کرم سے آئی ایم 200% شیور, اور میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ جب تک میں اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں میں اس ایونٹ کو, اس انسیڈنٹ کو ان اٹینڈڈ نہیں جانے دوں گا. کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں اس مافیا کے لیے جو ایک منظم انداز میں ایل ڈی اے کے ملازمین کو ساتھ ملا کے ان کے لیے باقاعدہ ایک ہڈی, گوشت بھری ہڈی پھینکی جاتی ہے, میرا ایک ہی میسج ہے جی, اور وہ یہ ہے کہ وہ پرانا وقت گزر گیا, پرانا ایل ڈی اے ختم ہو گیا, یہاں سے کسی قسم کا کوئی مافیا اب آپریٹ نہیں کرے گا. جو بھی کلپریٹس ہوں گے ان کے خلاف پراپر انکوائری کی جائے گی, ان کی تصویریں یہاں پہ لٹکائی جائیں گی, ان کی انٹری بین کی جائے گی,
وہ یہ LDA کی پریمیسز کے نزدیک آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے. اندر آنا تو بہت دور کی بات ہے. جو بھی پہلے معاملات چلتے رہے, جو بھی فراڈ ہوتے رہے, جو بھی مافیا آپریٹ کرتا رہا ڈان, انڈر ورلڈ کے ڈان بن کے, اٹس اوور ناؤ. ٹیم لاہور پوچھتا کی جانب سے میں آپ سے اتنا وعدہ کر سکتا ہوں کہ ہم مختلف ایشوز پر بات کر رہے ہوتے ہیں, اب ہم اس قسم کے مافیاز کو بھی ایکسپوز کرنے کی کوشش کریں گے, آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے. اور سبطین صاحب نے جس طریقے سے 2 ہفتے کی بات کی ہے, 2 ہفتے بعد انشاءاللہ العزیز اس پر فالو اپ شو بھی کیا جائے گا, تاکہ سمجھ آ سکے کہ الفاظ وعدے کیا ماضی والے ہیں یا یہ واقعی کوئی چینجڈ ورڈ ہے.